हेलो एवरीवन। ये हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम रिगार्डिंग पीसीएस और आरओ को टैकल करने के लिए। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए डेली बेसिस पे तो आप बुक्स पढ़ते ही हैं कि क्या करना है, मतलब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, कैसे कैसे पढ़ना है, वो तो एक अलग मैटर हो जाता है। बट हाँ, डेली बेसिस पे क्या आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है या क्वेश्चन के कितने एंगल हो सकते हैं पूछने के। जैसे मैं खुद कई बार या कई वीडियोस में दे चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं घटना चक्र को सॉल्व करो, उससे काम हो जाएगा। बट आपने कभी एक चीज़ महसूस की है कि घटना चक्र की बुक जो है वो इतनी मोटी क्यों है? जैसे अगर आप हिस्ट्री की बुक लेते हैं घटना चक्र की, तो 450-500 पेज हैं उसमें, तो इतनी मोटी बुक कैसे बन गई है वो? उसके पीछे रीज़न ये है कि हर साल क्वेश्चन चेंज आते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम आते हैं, घटना चक्र के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। बट उसके अलावा जो पेपर होता है वो न्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आप ओल्ड क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है उनको टैकल करना। अगर वो गलत होते हैं तो मान के चलिए सेक्शन के पहले ही कैंसिल हो जाता है आपका। बट अगर आप कवर करते हैं न्यू क्वेश्चंस को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो इसी वजह से अब हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू लाएंगे और उसी के साथ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको उन चीज़ों के रिलेटेड कि आखिर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है या जो क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप से बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू को। हमने अपनी सीरीज़ का नाम नैनो टेस्ट सीरीज़ रखा है। ये नैनो टेस्ट सीरीज़ रखा है, इसको रखने के पीछे रीज़न ये है कि हम डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराएंगे इस टाइप के। ठीक है। 10 क्वेश्चन कराने के पीछे रीज़न क्या है, देखिए क्वेश्चन 10 ही क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा जाता है ना। तो 10 क्वेश्चन टैकल करना और उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट टैकल करना एक सफिशिएंट हो जाता है आपकी अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रेगुलेटिंग एक्ट के लिए है। तो रेगुलेटिंग जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है। तो उसी के इन कंटेक्स्ट लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रकाश में कौन सा तथ्य गलत है, यानी कौन सा फैक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग गलत है। सबसे पहला, जो सर्व परिषद गवर्नर जनरल का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है। इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ गवर्नर्स था उसका प्रपोजल दिया गया था इसके अंदर। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एस्टेब्लिश करना था कोलकाता के अंदर। गवर्नर का जो पद था, यानी उसकी जो पोस्ट थी गवर्नर की, उसको बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। नेक्स्ट है कलेक्टर के पदनाम की शुरुआत, यानी जो कलेक्टर नाम था वो स्टार्ट हुआ उस टाइम 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और लास्ट है युद्ध व शांति के मामलों में गवर्नर की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, यानी कि जो वॉर हुआ करती थी और उनको एंड करना होता था, है ना, तो उनसे रिलेटेड जो डिसीजन पावर थी वो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी ख़त्म कर दी गई थी। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। तो एक बार आप भी अपने लेवल पे पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए पहले इस आंसर को अपने आप पॉज करके सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आप करेंगे खुद तो ही आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। तो आई थिंक आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, है ना। अगर मैं आपको एक सिंपल सा अब एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो हम कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर वो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। आप लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा होगा कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसको रट के आपने अपना काम चला लिया होगा अब तक। पर आखिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1773 में ही क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, इसके बाद में क्यों नहीं आया। 1773 में ऐसा क्या हो गया था कि एक रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वर्ड यूज हुआ रेगुलेट करना। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझ के चलिए, इसको अगर जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, आपने 1757 के बाद जब प्लासी का युद्ध हो चुका था, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे ये कंटिन्यू युद्ध में लगे हुए थे। ठीक है। अलग अलग जगह पे इनके युद्ध चल रहे थे। फंसना शुरू होते हैं कहाँ से, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी 1767 और 1769 की, जो फर्स्ट में एंग्लो मैसूर वॉर थी, उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, ये कंटिन्यूसली वॉर में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो आखिर इनका चलता क्या है, जब इनकी वॉर स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूसली वॉर में जा रहे हैं। ठीक है। वॉर में जाए जा रहे हैं और हो ये रहा है कि कंटिन्यू इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। अब आखिर होता क्या है, इन युद्ध को कंप्लीटली टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही थी। रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे एक तरीके से। तो जब रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे तो उस टाइम जो इनका गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, तो इसने क्या किया, इसने ब्रिटिशर्स को यानी ब्रिटेन में इसने रिक्वायरमेंट दी अपनी कि भाई मुझे कुछ फंड्स दिए जाएं
और इन फंड्स के थ्रू मैं आगे जो मेरे युद्ध चल रहे हैं, जो भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मुझे वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब तक तो क्या था, जैसे एक चीज़ होती है, जैसे आप अपने घर से गए, ठीक है, घर से जाने के बाद आपने तैयारी की, बाहर जाके कोचिंग की तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद, तैयारी करने तक आपके घर वाले आपको एक्सपेंडिचर दे रहे थे, ये भी ठीक है, अपना खाने का ये, आपका रेंट का ये, बुक्स का ये, सब कुछ आपको पैसे घर से मिल रहे थे। अब होता ये है कि आपकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद घर वाले, माना आप क्रिकेट में चलो आर बन गए, आर बनने के बाद आपको एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, ऑलमोस्ट 55 तक सैलरी आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग में। तो जो 55,000 तक आपको सैलरी मिलती है, और आप घर वाले भी पूरे खुश होते हैं, भाई बहन सब खुश हैं इस टाइम की भी सैलरी आ गई, अब तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। और आपके पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हैं कि और अब देखो घर में पैसे आएंगे तो हमारा भी कुछ हाथ बटेगा और हम कुछ और नया काम देखेंगे अपने लिए, या कोई नई चीज़ लेंगे। होता यह है कि मंथ के एंड की सैलरी आती है, या 2 मंथ या 3 मंथ के एंड के बाद सैलरी आती है आपके पास, ख़त्म होता है, घर वाले एक्सपेक्टेड रहते हैं कि कुछ मिलने वाला है, और घर में फ़ोन जाता है कि पापा कुछ पैसे भेज दीजिए, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो जो कंडीशन आपके साथ लगेगी ना, वो सेम वॉरेन हेस्टिंग के साथ लगाई गई थी। ठीक है, आपके ऊपर फिर सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, भाई तूने पिछले महीने में जो 1.5 लाख रुपए अब तक तुझे सैलरी उठा चुका है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ एक्सपेंडिचर हुई, कितनी एक्सपेंडिचर करी, किस किस चीज़ पे कितना एक्सपेंडिचर किया। तो ये सारे क्वेश्चन जब अराइज होंगे तो वो सेम वॉरेन हेस्टिंग के साथ अराइज हुए हैं। उसका रीज़न ये था अराइज होने का कि जब जो आपके लॉर्ड क्लाइव थे, जो लॉर्ड क्लाइव वापस ब्रिटेन गए थे, तो वहाँ वो उनके पास इतना इस टाइम पैसा आ चुका था कि वहाँ के लोग उनको चिढ़ के नवाब बोलना शुरू कर चुके थे कि ये नवाब है। ठीक है, कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि हाँ पैसा इन लोगों के पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स इंडिया में उस टाइम काम कर रहे थे कंपनी के लिए, वो सब धनी होते जा रहे थे, यानी वो सब रिच होते जा रहे थे, और कंपनी गरीब होती जा रही थी। और कंडीशन ये आती है कि लड़ाई होती है तो पैसे मांगे जाते हैं। तो कंपनी का एक ही क्वेश्चन था, भाई जब आपके जो एम्प्लॉय हैं ब्रिटिश वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अमीर हो रहे हैं, तो कंपनी कैसे गरीब हो रही है और आप पैसा हमसे क्यों मांग रहे हो। तो इसी के कंटेक्स्ट के अंदर इस पूरे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के लिए भेजा है, इनको सारे शेयर होल्डर हैं, उनको पैसा चाहिए, बट अब उनको पैसा मिलने की जगह उनको और पैसा देना है। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है इसके अंदर, और रेगुलेटिंग एक्ट बना के उन्होंने हर चीज़ को रेगुलेट करना चाहा। और ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि अब वहाँ पे अकेला जो गवर्नर है वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ना हो, हर चीज़ का डिसीजन वो ना ले, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, यानी कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम स्टार्ट होता है इसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तो यहाँ से ये रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट से जो है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ऐसे जाएगा, ये 1773 आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पावर डाउन होंगी, ठीक है, यहाँ से पावर डाउन होंगी, और इसके बाद सडन कंपनी का जो स्टार्ट एंड है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कंपनी को यहाँ से एंड करने की कोशिश की जाएगी 1813 से और 1858 तक। ठीक है, ये पूरा जो चलने वाला है ट्रायंगल बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे काम चलने वाला है, और इसी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता जाएगा साथ में। तो अब हम क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब ये सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है सब परिषद गवर्नर जनरल का प्रस्ताव। तो इसके अंदर ये प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भाई गवर्नर जनरल अकेला हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नर जनरल जो है उसकी भी पावर लिमिटेड की जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी काउंसिल बनाई जाए, काउंसिल के अंदर 4 आदमियों को और रखा जाए। ठीक है, ताकि ये आपस में जब, क्योंकि 5 हो जाएंगे, अब जब 5 होंगे, किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए मिनिमम 3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर 2 अपोज में है या 3 अपोज में, तो ये प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। अगर 3 अपोज में है तो हर कंडीशन में गवर्नर जनरल को अपनी बात मनवाने के लिए 2 आदमियों का साथ जरूरी चाहिए था। पहला तो इसका मतलब ये हो गया था। उसके बाद कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो कलकत्ता था वहाँ पे पहले से एक जो फोर्ट विलियम था उसके अंदर एक काउंसिल, एक कोर्ट था छोटा, उसी को बड़ा करके कर दिया गया था अब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इसमें 4 जजेस होने थे। ठीक है, ये 4 जजेस जो होने थे, 1 सेकेंड, इसमें 1 + 3 जजेस होने थे। ये जो चीफ जस्टिस था, और 3 उसके जो साथ में जो उनसे डाउन में 3 जज थे। ठीक है, यानी लघु न्यायाधीश कह सकते हैं आप। अब इनका काम क्या था, इनका काम था जो वहाँ की नौसेना थी, नेवी थी, उनके जो ब्रिटिशर्स के धार्मिक मामले थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे संबंधित जितने भी दीवानी और फौजदारी मामले थे,
वो सब ये टैकल करने वाले थे अब, ठीक है। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, अब उसको गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहना शुरू किया गया, यानी उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। आपके जो वॉरेन हेस्टिंग थे यही पहले गवर्नर जनरल बने, तो सबको पता है, जनरली नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नर का पद बढ़ा के गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, युद्ध और शांति के मामले गवर्नर की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। ऐसा है कि अब जो भी डिसीजन होना है, ठीक है, जैसे युद्ध करना है या कहीं से किसी के साथ शांति करनी है, तो ये सब कुछ अब क्या है, ये संसद की सहमति से होगा। यानी जो ये डिसीजन लेंगे, ये अपना प्रपोजल बनाएंगे, और प्रपोजल बना के किसको देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ बैठे हैं, ब्रिटेन में, ठीक है, ये ब्रिटेन में बैठे हैं, ओके। और ये जो हैं, ये संसद जो है वहाँ की, यानी जिनकी जो पार्लियामेंट है, ये उसको देंगे प्रपोजल कि ये प्रपोजल है, और वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, ठीक है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अब रजामंद होना चाहिए और संसद भी रजामंद होगी, तब जाके जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, और तब जाके गवर्नर को एक्शन ले पाएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस बना दिया गया था सिर्फ गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए। और जो ये वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपने अब तक किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। स्पेशली जो, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करके ही डाल दे रहे हैं और उसमें काम हो जा रहा है, बट मैटर ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो पीछे छूट जा रहे हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट है, कलेक्टर का पदनाम की शुरुआत की गई, ठीक है। देखिए, जो कलेक्टर का जो नाम था ना, वो 1969 बाबा वो निकल रहा है, ये 1769 में दे दिया गया था, ठीक है। जो राजस्व जो कलेक्ट किया करते थे उनको कलेक्टर का नाम दे दिया गया था, 1969 में नाम दे दिया गया था कलेक्टर का। लेकिन इनको जो रेगुलाइज किया गया था, यानी इनको अब परमानेंट जो स्थायी सेवा बोलते हैं, इसको परमानेंट सर्विस दी गई थी, ये 73 के एक्ट के साथ दी गई है, ठीक है। तो 1760 कलेक्टर का जो पदनाम था ये 1769 में ही आ गया था, बट जो इनको जो स्थायी कर दिया गया था, इनको जो परमानेंट किया था, वो 1773 के एक्ट से किया गया था, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सदर दीवानी व फौजदारी अदालत किसके द्वारा गठित की गई थी, ठीक है। जो सदर दीवानी और फौजदारी अदालत थी वो किसके द्वारा गठित की गई थी, तो देखिए ये गठित की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। अब जो ये सदर दीवानी है और सदर फौजदारी है, ये आपको पता चलेगा दीवानी और फौजदारी दोनों अपने अपने मैटर को देखने के लिए बनाई गई थी। और ये दोनों जो कोर्ट थी बंगाल की, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट थी उस टाइम की, ठीक है। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट थी, इनके बाद सुप्रीम कोर्ट बनाया। ये दोनों अपने अपने मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट थी उस टाइम की, और ये सारा मेन मैटर देखते थे। अब हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट बन गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, वो इनके एरिया के अंदर आके अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वॉरेन हेस्टिंग था वो उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इनके जुडिक्शन में आके अपना इंटरफेयर करना शुरू कर चुकी थी। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और किसने स्टार्ट किया, तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और ये उस टाइम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले सदर दीवानी और फौजदारी अदालत दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन डाला है इसमें। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की परिषद, यानी जो काउंसिल थी, उसमें कौन उसका मेंबर नहीं था, कौन उसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग तो थे ही थे, क्योंकि इन्हीं के साथ तो 1+4 किया था, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसिस थर्ड क्लेवरिंग मानसन, एक्चुअली मानसन है, मानसून वो शॉर्टकट के चक्कर में मानसन लिख दिया, और बॉरवेल है, ठीक है। बारवेल है, ये बारवेल, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है क्यों हुई है वो भी बताता हूँ रीज़न उसका, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड है। एक्चुअली क्या था, ये फॉर्म एक वो बना रखा है, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग सबको पता ही पता है, वॉरेन हेस्टिंग की सबको पता ही पता है कि वो उसके थे क्योंकि 1 यही थे, +4 में ये चारों हैं, ठीक है। और इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है याद करने का, वो ये बना रखा है कि जो फ्रांसिस था वो बहुत क्लेवर था कि उसने मानसून में बोरवेल खोदा, क्योंकि मानसून में क्या होता है, मिट्टी में पानी चला जाता है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी ईजिली निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो फ्रांसिस था वो क्लेवर था और मानसून में उसने बोरवेल खोदा। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए बनाया था, मैंने अपने याद करने के लिए। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1774
में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, स्टीफन सेरेसर, जॉन हाइफे, ये हाइफे हैं, जॉन हाइफे, एल्जा एम्फे, ये शायद से ये इसको कवर नहीं कर रहा, स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, रॉबर्ट चैम्बर और विलियम जॉन्स। तो इनमें से कौन मुख्य न्यायाधीश थे इसके सर्वोच्च न्यायालय के? तो देखिए जल्दी आपको पता ही होगा, एल्जा एम्फे थे। क्वेश्चन क्यों लिया है वो मैं उसका रीज़न बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाएगा, बताइए क्यों लिया मैंने। ठीक है, और ये जो हैं ये वाले ये और ये तीनों क्या थे इसके, जो इनसे डाउन जो जजेस थे, ठीक है, यानी 1+3 जो थे वो ये थे सुप्रीम कोर्ट में, 1+ जो 3 में थे, 3 में ये लोग थे। पेंसिल ज़्यादा वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था सुप्रीम कोर्ट का वहाँ के उस टाइम के। इस क्वेश्चन की वजह से मुझे वो क्वेश्चन लेना पड़ा जो पहले लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा भी गया है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें क्या है वो मेन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बोलता है महाराजा नंद कुमार वाद के कारण अभियोग के लिए लॉर्ड हेस्टिंग के साथ किसको लंदन बुलाया गया था? ठीक है, तो जो ये महाराजा नंद कुमार वाला वाद हुआ था, इसके अंदर किसको, एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा नंद कुमार जो थे उस टाइम बंगाल में ही ये वहाँ पे थे, ठीक है, और एक तरीके से ये ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज माने जाते थे नंद कुमार। इवन क्लाइव के टाइम पे तो ये इनकी इतनी ज़्यादा पावर थी कि इनको ब्लैक कर्नल बोला जाता था, ठीक है। अब हुआ ये था कि जब हेस्टिंग का टाइम चल रहा था तो बेसिकली क्या था, जो मैंने आपको जो काउंसिल बताई थी 1+4 वाली, उसका एक तरीके से एक डिवीज़न था। मैं आपको बताता हूँ डिवीज़न क्या था। ये जो फ्रांसिस थे, उसके बाद क्लेवरिंग थे, और तीसरे थे मानसन, ठीक है, और इधर नीचे जो थे वो थे बेरवेल प्लस हेस्टिंग, ठीक है। एक्चुअली ये 2 गुट थे उस टाइम के, ये जो गुट थे ये इनकी आपस में नहीं बनती थी, और इसी वजह से हेस्टिंग का हमेशा किसी न किसी झगड़ा चलता रहता था। अब हुआ ये था कि जो महाराजा नंद कुमार थे, इन्होंने ये आरोप लगाया था उस टाइम कि जो क्लाइव है, सॉरी हेस्टिंग है, इसने इनसे 3.5 लाख रुपए रिश्वत ली है। 1 लाख एक बार ली थी, 2.5 लाख एक बार ली थी, और 2 अलग अलग अपॉइंटमेंट करने थे, और उस अपॉइंटमेंट को करने के लिए हेस्टिंग ने इनसे रिश्वत ली थी पैसों की। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ने मिलकर इनको ये कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप प्रॉपर रिटर्न में हमें दे दीजिए, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो जब ये चीज़ इन्होंने रिटर्न में दी थी तो इन्होंने मिलकर इस पर एक्शन लेने की बात कही थी। अब कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लग रहा था कि भाई अगर ये रिटर्न में एक्शन लेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो इन्होंने इसको पूरे मैटर को उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको डील करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटाफट में लंबी लंबी बहसें करके किसी तरीके से जो नंद कुमार था इनको फंसाया। और इनको फंसाया किस में था, सबसे इंटरेस्टिंग वो है, एक इंग्लिश एक्ट हुआ करता था उस टाइम का, जो कि ब्रिटेन में चला करता था, इंग्लिश एक्ट ऑफ कौन सा, 1729, इंग्लिश एक्ट ऑफ 1729। इसके अंदर इस तरीके के अपराध के लिए फांसी की सज़ा थी, ठीक है। इनको 1720 जो एक्ट था ये, इसके अकॉर्डिंग इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। सबसे बड़ा उस टाइम का जो इशू ये था कि आखिर ये एक्ट इंडिया में लग भी सकता था, नहीं लग सकता था, ठीक है। जनरली यही माना गया था कि नहीं लग सकता था ये। तो इसी वजह से इस तरीके से जो एक कंपनी के वफादार आदमी जो थे नंद कुमार, इनको फांसी दे दी गई, और इसी वजह से हेस्टिंग के ऊपर जो वो अभियोग चलाया गया था ब्रिटेन में। और इन्हीं के साथ, क्योंकि मेन जो डिसीजन दिया था वो इन्होंने दिया था, एल्जा एम्फे ने, जो उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, इनको भी इनके साथ बुलाया गया था कि भैया आप भी साथ आ जाइए, क्योंकि डिसीजन तो आपने दिया फांसी का, इसलिए इनको बुलाया गया था वहाँ पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर था उस टाइम का, क्योंकि सारे रूल्स को साइड में रख के ये किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले किसी को फांसी दी गई है इंडिया के अंदर, तो वो महाराजा नंद कुमार थे जिनको फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन अब तक पूछा ही नहीं है कहीं पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई थिंक आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, 1784 के एक्ट ने, या 73 के एक्ट ने, या 33 के एक्ट ने, या 1813 के एक्ट ने। इनमें से किस एक्ट ने
किस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया था, उसके जुडिक्शन से इनको बाहर निकाला गया था। तो आंसर आते हैं, आपने अपना कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि 1781 में एक एक्ट आया था जिसको बोला गया था संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट, इसको बोला गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये आया था, ठीक है। इसको उन्होंने सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा था, ठीक है। इसको उन्होंने बंदोबस्त कानून कहा था। ठीक है, सेटलमेंट एक्ट आया था। इसके थ्रू क्या हुआ था, जो इसकी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी इसको बाहर निकाल दिया गया था इसके अंदर से। इवन यहाँ तक कि जो इसके कंपनी के और जो एम्प्लॉयज़ थे इनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर निकाल दिया गया था। और खाली जो प्रजा वाला जो इशू था कि जो ब्रिटेन्स की प्रजा थी उसी को इसके अंदर रखा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1781 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर काउंसिल में दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी जो प्रांतीय न्यायालय थे वहाँ के जो रीजनल इनके कोर्ट्स थे उसकी जो अपील थी वो गवर्नर की काउंसिल में आए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? आपने अपना आंसर देख लिया होगा। इसका जो आंसर है वो भी सेम ही है, ठीक है। इसमें यही आएगा 1781 का एक्ट जो था इसमें दिया गया था। ये बंदोबस्त एक्ट जिसको बोला गया सेटलमेंट एक्ट, इसी के अंदर ये दिया गया था कि जो प्रांतीय न्यायालय यानी जो वहाँ के रीजनल जो कोर्ट्स थे उनकी जो भी अपील होगी वो काउंसिल में आए, ना कि डायरेक्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये 17 एक्ट में ही ये बात कही गई थी। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है? क्वेश्चन सिंपल है बट है इम्पॉर्टेंट। ये कभी भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी किस एक्ट से मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। हुआ ये था इसके अंदर कि इसके अंदर एक्चुअली ये कॉलोनी है, ठीक है, उपनिवेश जिसको बोलते हैं, ये इंडियन कॉलोनी है। और इस कॉलोनी के ऊपर जो पहले रूल कर रहे थे वो कर रहे थे डायरेक्टर्स, ठीक है। यानी हम इसको डायरेक्टर बोल सकते हैं और हिंदी में बोलेंगे निदेशक। अब तक तो ये रूल कर रहे थे, लेकिन अब क्या बोला गया कि भाई क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, लेकिन और उसके आने के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। तो इसी के ऊपर एक और चीज़ बनाई गई और वो बनाया गया नियंत्रण मंडल, ठीक है। नियंत्रक है ये, यानी कंट्रोल, ठीक है। ये नियंत्रक मंडल बनाया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, ठीक है। एक अब देखिए कितने बन चुके हैं, अलग अलग कलर ले लेता हूँ ताकि जल्दी समझ में आएगा। एक बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से थे, अब एक और चीज़ बना दी गई, ये बना दिया गया नियंत्रक मंडल, ठीक है। अब दो आ गए हैं, अब दो आ गए हैं तो काम भी दो होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, क्योंकि ये नियंत्रक मंडल है ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो इसके हाथ में जितने राजनीतिक मामले थे कंपनी के, यानी पॉलिटिकल जितने भी मैटर थे वो सारे तो ये हैंडल करेगा। और जितने बिजनेस वाले मैटर थे, ठीक है, यानी जितने व्यापारिक मामले थे, यानी बिजनेस रिलेटेड जितने थे, बिजनेस रिलेटेड जितने मैटर थे वो सब के सब कौन डील करेगा, पर ये करेगा। तो एक मेन क्या हो गया, कॉलोनी के ऊपर दो लोग अब कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो जो ये दो लोगों के द्वारा कंट्रोल करना शुरू किया गया ये कहलाया द्वैत शासन, ठीक है। इसको हमने द्वैत शासन बोला है। और इसके अंदर और ये बताता हूँ मैं आपको, जो नियंत्रक मंडल थे ये वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से फिक्स थे, वो कंटिन्यूस चले आ रहे थे, लेकिन जो ये बनाया गया था नियंत्रण मंडल, ये इसमें 6 लोग थे, ठीक है। इन 6 लोगों में जो आपका कौन कौन आया था इसके अंदर राज्य सचिव आया था, इसके अंदर वित्त मंत्री आया था, और 4 जो प्रीवी काउंसलर थे वो इसके अंदर ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये इस कौन कौन हो गया, राज्य सचिव हो गया, वित्त मंत्री हो गया, और 4 प्रीवी काउंसलर इसके अंदर ऐड किए गए थे। और इसको बोला गया था क्या बोलते हैं इसको, द्वैत शासन, ठीक है। यानी जो ड्यूअलिज्म का स्टार्ट हुआ था वो इसके अंदर स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, द्वैत शासन व्यवस्था किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई थी, ठीक है।
किस एक्ट ने जो ये द्वैध शासन लगाया था, ये डबल वाला, ये किस एक्ट ने ख़त्म किया था? तो इसको एक्ट को ख़त्म किया था 1858 के एक्ट ने, ठीक है। 1858 के एक्ट ने इसको ख़त्म किया था। क्रांति के बाद ये सब कुछ एक्शन लिए गए थे, जो महान क्रांति हुई थी उसके बाद ये एक्शन लिए गए थे। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक नहीं पूछा गया है और कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, किस वर्ष से आईसीएस की परिभाषा इंपीरियल सिविल सर्विसेज से इंडियन सिविल सर्विसेज हो गई है? जो इंपीरियल सिविल आईसीएस जो था पहले, वो पहले आईसीएस बोला जाता था, उसके बाद ये क्या बन गया था, ये बन गया था बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज बना है ये कब से बना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1892, ठीक है। 1892 से ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज है ये कहना स्टार्ट हुआ था। इससे पहले 1892 से पहले इसको इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक पूछा नहीं गया और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, क्योंकि रिलेटेड करता है ये सिविल सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बनने के कितने डायरेक्शंस निकलते हैं किसी भी क्वेश्चन से। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को कवर करते जाएंगे तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और इससे कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।